राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इस क्लास में पेपर 1 को टारगेट करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जो एमपीसीएट और यूजीसी नेट दोनों को एक ही क्लास हमारी चल रही है। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी आज कम आ सकती है। तो हम यूजीसी नेट और एमपीसीएट दोनों को टारगेट करके पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। एक हमारी उच्च शिक्षा वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है, फिर हमारी आईसीटी वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है, और आज हमारी गणित और गणितीय एंड गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति वाली यानी कि हमारी 3 यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने हायर एजुकेशन वाली यूनिट कंप्लीट कर ली, आईसीटी वाली कंप्लीट कर ली, और गणित तर्क अभिव्यक्ति वाली आज आपकी इस यूनिट की अंतिम क्लास है। तो हमारी 3 इकाई कंप्लीट हो गई है ना। हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, यानी कि 3 यूनिट को मिलाकर हमने हर यूनिट से हमारे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्नों की तैयारी हमारी हो गई है ना। 15 प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का, तो एक प्रश्न आपके एक यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे, 3 यूनिट से 15 हो गए। एक प्रश्न 2 नंबर यानी कि 30 नंबर हमारे हमने पक्के कर लिए हैं ना। अब बच्चे 70 नंबर हमारे, तो 70 नंबर और बाकी हमारी जो 7 यूनिट है उनमें से हम कवर कर लेंगे। तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूजीसी नेट वाले हैं, आपके यूजीसी नेट का जो पेपर है वो 31/12/2025 से शुरू हो जाएगा और 1/1/1/2026 तक आपका पेपर चलेगा। और जो सेट के विद्यार्थी हैं, आपका पेपर 11 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। तो इन दोनों परीक्षाओं को टारगेट लेकर 31 तारीख को 11 तारीख की तारीख को हम टारगेट लेकर पढ़ रहे हैं कि हमारा कोर्स इस परीक्षा से पहले कंप्लीट हो जाए और हम रिवीजन कर ले। तो जो नवंबर है इसमें पूरा मैं आपका थ्योरी पार्ट पूरा करवा दूंगी, 10 यूनिट का, 7 यूनिट और बची हैं हम कर लेंगे। और फिर जो हमारा दिसंबर है, पूरा दिसंबर हम रिवीजन करेंगे। तो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 35 से 40 प्रश्न आसानी से सही करवा दूंगी। तो आप खुद देख लीजिए, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया अभी तक सभी सही पढ़ाया है और वैसे ही पढ़ाया जैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम इस यूनिट की हमारी मैथमेटिक्स वाली यूनिट की अंतिम क्लास है, जिसमें हम लाभ हानि, औसत, समय, दूरी और अनुपात पढ़ेंगे। जो आपकी गणित और तर्क अभिव्यक्ति है, इस यूनिट में से हमारे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारा एक प्रश्न है वो अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछा जाएगा, और एक प्रश्न आपके नंबर सीरीज से पूछा जाएगा। यानी इन दोनों टॉपिक से मिलाकर आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे 2 प्रश्न आपका एक पूछा जाएगा प्रतिशत से फिक्स से एक प्रश्न आपका आएगा। और जो एक प्रश्न है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, औसत, समय, दूरी, किसी भी टॉपिक में से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो जो प्राय 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो मैंने वो सभी यूनिट आपको करवा दिए जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी है वो जाकर पुरानी क्लासें ले, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपको पता चले कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो अब यूट्यूब पे आपको पता है कि कोई भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा है पेपर 1 जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा थ्योरी के एक टॉपिक वैसे पढ़ा रही हूँ जहां से आपके पूछे जाएंगे। पूरा नंबर जो मैंने डिवाइड करा था 10 यूनिट का कि किस यूनिट से कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ। और यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो जब आप पेपर देखकर आओगे तब खुद को पता चलेगा कि मैम ने सही बोला था कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब हम पहले अनुपात और समानुपात वाला मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि अनुपात और समान अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात यानी कि रेशो है ना। 2 समान इकाई वाली राशियों के परिणामों की तुलना करना अनुपात कहलाता है। यानी कि जो राशियां होती है, जो समान राशि होती है, उनकी हम तुलना करते हैं। किसी भी 2 राशियों की समान अनुपात में तुलना करना,
यानी कि एक राशि इधर है एक राशि इधर, इनको समान बनाने के बीच में बराबर और अनुपात हमेशा हम इस बिंदु से लगाते हैं। तो किन्हीं दो समान राशियों का परिणामों की तुलना करना क्या कहलाता है? हमारा अनुपात कहलाता है। ये तो आपको पता ही होगा इतना तो। अनुपात आप सबने कहीं ना कहीं चैप्टर स्कूल में पढ़ा होगा। अनुपात का चिन्ह ये होता है, अच्छा, दो बिंदुओं द्वारा हम अनुपात को दर्शाते तथा इसका कोई मात्रक तथा इकाई नहीं होती है ना। दो राशि ए और बी को अनुपात में हम ए अनुपात बी या ए बटे बी द्वारा दर्शाते हैं ना, ये कहा गया है इसमें। अनुपात ए अनुपात बी में ए अनुपात प्रथम पद तथा बी अनुपात द्वितीय पद होता है और अंतिम पद होता है ना। जैसे 2:5 या 5/2, तो आप 2:5 को ऐसे भी लिख सकते हो या 2/5 को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही अनुपात कहलाते हैं। यह प्रथम पद है और यह द्वितीय पद है ना, ये प्रथम पद होगा, पीछे वाला द्वितीय पद होगा। कहा गया है यहाँ पे कि बी प्रथम पद अथवा पूर्व पद होगा और 5 द्वितीय पद अथवा अंतिम पद हो। मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि जिस विद्यार्थियों ने पहले अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों के मैथ्स और रीजनिंग जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहते हैं, साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के हालांकि ये टॉपिक अच्छा रहता है, पर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी कहीं ना कहीं उनके टॉपिक वीक रहते हैं और इन टॉपिक की वजह से वो पेपर 1 की तैयारी अच्छी नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं अपने 10 नंबर हाथ से उनके चले जाते हैं। तो अब हम सवाल करेंगे और सवाल भी मैंने आपको वही लिया है जो परीक्षा में पूछा गया है ना। ये यूजीसी नेट जून 2019 की परीक्षा में आपके पूछा गया था कि यदि 152 को 3:4:5 और 7 के अनुपातिक 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो छोटा हिस्सा क्या होगा। तो हमने अनुपात क्या पढ़ा था कि सभी संख्याओं को समान अनुपात में विभाजित करना। तो जो संख्या है इस संख्या को 3, 4, 5, 7 इन 4 भागों में विभाजित किया गया समान अनुपात में। तो जो सबसे छोटा हिस्सा है, हमें पता है 3 सबसे कम संख्या है, तो सबसे छोटा हिस्सा यही होगा। तो इसका मान क्या होगा? तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में आसान एक लाइन में सवाल करवा रही हूँ कि अगर आपको इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो आप कैसे करोगे। तो 3:4:5:7 टोटल कितना होता है? 552 होता है। इन 4 का जो मान होगा वो 552 के बराबर होगा, क्योंकि जो ये संख्या होगी इसी संख्या को इन भागों में विभाजित किया। तो अब इन सबको जोड़ लेंगे हम कि 5 और 3 7 और 3 10, 5 15 और 4 19। तो कितना हो गया? 19। क्या होगा? अब 19 किसके बराबर है? 19 बराबर है 512 के। तो अब आप देखिए कि 19 में आप क्या करो कि 552 आ जाए। तो 19 के पहाड़े में या 19 में आपकी संख्या का गुणा करोगे कि 552 आ जाएंगे, या 552/19 कर भी कर सकते हो। तो आप 19 को किस संख्या से विभाजित करोगे? 552 को 19 से कितनी बार जाएगा? तो हमें पता है कि 19 8 152 होता है ना। आपको 19 का पहाड़ा आपको याद होगा, तो आप देखिए 19 8 152 होता है, यानी कि आप 19 से इसे 8 बार काटोगे तो 152 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 में आप 8 का गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा आपका? 3 8 24। क्या होता है? 24। तो 24 देख लीजिए कहाँ है, तो ये हमारा आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को कि 552/4 का मान क्या है? 19 इंटू हमें सबसे छोटी संख्या का मान निकालना, सबसे छोटी संख्या हम यहाँ लिख देंगे। तो 19 8 152, 3 8 24। तो हमारा ये 24 आंसर हो जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या का निकालना है। तो 19 कहाँ से आए? आप इन चारों संख्याओं को जोड़ दोगे तो 19 आ जाएगा। जैसे 152/3 + 4 + 5 + 7, तो 152/19 इंटू 24 है ना, इंटू 3। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से भी बता दिया और आपको एक शॉर्ट मेथड में बिल्कुल एक लाइन में सवाल हल करके भी बता दिया कि यार पूछा जाए तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, है ना। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उन्हें पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप जल्दी से जाओ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको फ्री में बहुत अच्छा मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपको पेड कोर्स में भी इतने अच्छे से सभी टॉपिक कोई भी एक टीचर आपको पेपर 1 की 10 यूनिट फ्री में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, और वो पढ़ा भी रहा होगा तो आपको सिर्फ
क्वेश्चन ही करा होगा जो एमपी सेट के विद्यार्थी उनके लिए तो खास है, क्योंकि आपने खुद मध्य प्रदेश के विद्यार्थी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। सेट के लिए कोई भी टीचर आपको अलग से नहीं पढ़ा रहा है ना, तो मैंने सेट और नेट दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, तो मैं सेट की एग्जाम को भी टारगेट करके आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो सेट के विद्यार्थियों को वीडियो लाइक करनी है, जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के हैं और जो विद्यार्थी अलग राज्य के, मुझे पता तो चले कि कौन कौन विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहे हैं। तो आप किसी भी राज्य से हो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप कहाँ से हो और आप कहाँ से मेरी क्लास ले रहे हो, मुझे पता तो चले कि भारत का किस कोने से विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहा है। और जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के है वो किस जिले से, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ के विद्यार्थी कौन कौन से मेरी क्लास देख रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा पता तो चले कि मैं किस कहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। अब आपको यहाँ प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो आपको पेपर 1 की सारी वीडियो इसमें मिल जाएगी। यूजीसी नेट और एमपी सेट पेपर 1 क्लास फ्री बैच नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के, आप प्लीज मेरी बात मानिए, जो मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज कर रही कीजिए। और मैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मैंने एमपी सेट का हिंदी साहित्य का पेपर दिया था, तो मैंने खुद पूरा डिटेल से पेपर सोल्व करवाया है। पार्ट 1 में आने आपको डाल दिया है, तो आप जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर लगाना है और क्या क्या आपको सावधान रखना है। उसमें मैंने चारों ऑप्शन बहुत डिटेल से आपको समझाए हैं और प्रश्न कहाँ से और अगले यूनिट से आपके बन सकता है। और जिन विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य के यूनिट 1 की थ्योरी क्लास से मैंने आपके यहाँ ली थी, तो आप जाकर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। और मैं चाहती हूँ कि आप नेट और सेट क्वालिफाई करके, अभी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल देखिए नक्शे से आपको एमपीजी के बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से नेट और सेट क्वालिफाई करें और फिर मेरे साथ आप तैयारी में लग जाइए ना। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए, प्लीज आप जाकर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप एक तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जो विद्यार्थी जिस राज्य से हैं, भारत के जिस कोने से मेरी क्लास देख रहे हैं, प्लीज सभी विद्यार्थी जो भी क्लास लेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कहाँ से क्लास ले रहे हो। और जो विद्यार्थी नेट के, वो अपना सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के हो, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी बताएंगे। और जो एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो, वो लिखेंगे एमपी सेट आप किस मध्य प्रदेश के किस जिले से हो, आप कहाँ से मेरी क्लासें ले रहे हो। अभी आपका प्रश्न एक और पूछा गया था अनुपात से, मैंने एक नेट का क्वेश्चन आपको सही करवाया और ये एमपी सेट 2022 की परीक्षा में अनुपात का प्रश्न पूछा गया था। हालांकि मैंने आपको जिन विद्यार्थियों ने एमपी सेट 2022 का पेपर सोल्व नहीं किया है और 2024 का पेपर सोल्व नहीं किया, तो आप कीजिए। आप पहले ही अगर इस पेपर को सोल्व नहीं करते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे और 2 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। मैं बार बार बोलूं, क्योंकि मैंने खुद जब 2024 का पेपर दिया था तो मैं 22 का पेपर सोल्व करके गई थी और 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मैंने खुद आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन हुबहू 2024 में पूछा गया है। तो आपने नहीं किया हो तो आप जाइए, मैंने खुद ने वीडियो बना रखी और अच्छे से आपको मैंने पेपर सोल्व करवाया है। तो ये पेपर आपके, जो क्वेश्चन आपके 2022 एमपी सेट में पूछा गया था। तो पूछा क्या गया है कि एक शहर में कार्यरत बेरोजगार लोगों का अनुपात 3:2 है। शहर में 750 व्यक्ति हैं, तो फिर शहर में कितने बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर एक तो कार्यरत और बेरोजगार का अनुपात दिया गया है 3:2। और कुल कितने शहर में है और कुल कितने व्यक्ति हैं शहर में, 725 व्यक्ति हैं, 750 व्यक्ति हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3:5 यानी 3 और 2 कितने होते हैं, +5 होते, तो टोटल 5 है। पर ये बोल रहा है टोटल 5 व्यक्ति नहीं है, टोटल है 750 व्यक्ति। तो 5 के पहाड़े 5 से 750 आप क्या गुणा करोगे तो बनाओगे। तो आप खुद देखिए कि आपको पता है कि 15 5 175 होता है, तो आप 150 का अगर 5 में गुणा करोगे तो 750 आएंगे। तो अब क्या पूछा गया है, शहर में कितने बेरोजगार हैं। तो शहर में कितने थे आपके, 150 का आप 2 में गुणा कर दीजिए तो 300 व्यक्ति, यानी शहर में 300 व्यक्ति हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो
कि किसका पूछा गया है आपको, टोटल कितने हैं, 5, हमें पता है कि टोटल 5 सदस्य हैं, है ना, टोटल 5 है। और हमें पूछा गया है, आपको किसका पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि शहर में, तो शहर में कितने हैं, शहर में कितने कार्यरत है, 2 कार्यरत है। और नहीं, टोटल कितने हैं, 750। और हमें कितने, यहाँ 750 है पर हमें कितना पता है, 3:2 यानी कि 5 है। और कितना पूछा गया शहर का, तो शहर की संख्या लिख दीजिए, ये जाएगा 15 बार, और 15 दूनी 30 यानी कि 300 सदस्य बेरोजगार है। तो शहर में कितने बेरोजगार है, शहर में बेरोजगार है 300। अगर पूछा जाता है कार्यरत कितने हैं, तो आप 150/5 × 3 लिख देते, तो 150, 15 × 45, तो 450 कितने कार्यरत सदस्य। पर हमें पूछा गया बेरोजगारों की संख्या, तो बेरोजगारों की संख्या कितनी है, 3 है। अब अगला आपका टॉपिक चैप्टर है समय और दूरी। क्या है, समय और दूरी। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए समय और दूरी निकालने के। तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर 4/समय। क्या होता है, दूरी बराबर 4/समय। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। यानी इस एक ही फॉर्मूला को घुमा फिरा के लिख दिया गया है। दूरी पूछी जाए तो 4 × समय लगाना है। अगर ये 4 पूछी जाए तो समय नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 बराबर दूरी बटे समय। अगर समय पूछा जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे 4, है ना। अब आपको है ना मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 का गुणा करना होगा, है ना। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 का संख्या में गुणा करना पड़ेगा ना, तब आप इनको मान को परिवर्तन कर सकते हैं। अब आपका एमपी से 2024 में एक समय दूरी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था, तो मैं आपको करवा रही हूँ। हालांकि ये प्रश्न मैंने आपको पेपर में सॉल्व करवा दिया है, पर मैं आपको अभी वही टॉपिक के वही सवाल करवा रही हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं ना। तो एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे और 10 मिनट का समय लगता है, तो गांव की कुल दूरी क्या होगी। तो हमें ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिए गए हैं, तो हमें अगर जो मान मिनट में होगा हमें उसे चेंज करना होगा, पर यहाँ पर सभी मान किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हैं, तो हमें मान परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सवाल तभी होगा जब सभी मान एक समान होंगे। तो यहाँ इसे करने का एक सूत्र होता है कि दूरी बराबर पहली चाल × दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल × समय, है ना। तो आपकी प्रारंभिक चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल क्या है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 10 होते हैं, है ना। देखो 4 + 6 = 10, है ना। तो मैंने यहाँ 4 + 6 करके डायरेक्ट 10 लिखा यहाँ पे। फिर दूरी पूरी यात्रा को 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, तो मैंने क्या करा कि आपको घंटे में, तो मिनट को भी आपको घंटे में बदलना होगा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए यहाँ क्या करते हैं, हम 60 का भाग देंगे, और अगर घंटे में होगा तो उसमें हम मिनट का गुणा कर देंगे, तो संख्या घंटे में आ जाएगी। तो 10 को आप घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, तो 1 से 8 यानी कि 1/6। तो 4 सहित 1/6 को आप घंटे में बदलेंगे, तो 6 × 4 = 24 ने 25 बराबर 25/6 घंटे आएंगे ना। तो आप गुणा करके लिख दीजिए यहाँ पर 25/6 ना। तो 6 से 6 कट गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, है ना। 2 चौक 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो कितने आ गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से ये सवाल कर लिया था। आपको सूत्र याद रखोगे तो आप आसानी से सवाल कर लोगे। देखिए कितना आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। अब अगला टॉपिक है हमारा औसत। क्या है औसत। अब औसत क्या होता है, सभी पदों के योग तथा पदों की संख्या के अनुपात को औसत अथवा माध्य कहा जाता है। तो औसत को माध्य भी कहा जाता है। तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी जैसे एक संख्या दी गई है 2 3 4 5 6 7, इन सभी
संख्या का औसत ज्ञात करें ना, ये पूछा गया है। तो आप देखिए पदों का योग, तो पद कितने हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटे पदों की संख्या कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो कितनी है 6। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, तो 6 और 4 10 होता है, 7 और 3 10, 10 ने 10 20, 5 25, 10 10 5 25 26 27, तो 27 बटे 6। अब आपको काटोगे इसको, 6 से 27 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितने बचे 3, यहाँ लगाई दशमलव और यहाँ लगाई 0, 6 5 30, तो कितना आ गया औसत आपका 4:5 औसत आ गया 4.5 इन संख्याओं का औसत आ गया है। तो अब आपको मैंने बहुत बेसिक से औसत समझाया है कि आपको औसत वाले सवाल को कैसे करना है ना। अब आपका जो सवाल परीक्षा में पूछा गया था, ये आपके पूछा गया था एमपी सेट 2022 की परीक्षा में पूछा गया था कि एक कक्षा में 5 छात्रों और एक शिक्षक का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु घटाई जाए और तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो फिर शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो पूछा गया है कि कक्षा में 15 छात्रों शिक्षक यानी कि कितने हो गए 16 सदस्यों की औसत आयु क्या है 18 है, तो कितने होंगे आप 16 में 18 का गुणा कीजिए तो कितने आएंगे 288 आएंगे ना। फिर दिया गया यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए है ना, तो शिक्षक की आयु घटा देंगे तो हम कितने बचेंगे 15 छात्र, तो औसत आयु 1 कम हो जाएगी, तो 18 में से 1 कम जाएगी तो कितना हो जाएगा 17, तो 17 में 15 का गुणा कीजिए कितना आएगा 17 15 गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा 255 आएगा। तो क्या पूछा गया फिर शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु आप इसमें से घटा दोगे 33, तो शिक्षक की आयु क्या आ जाएगी 33 वर्ष है ना। तो इन दोनों में से जो मान बचेगा वो हमारा क्या आएगा शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो शिक्षक की आयु क्या है 33, तो 33 वर्ष की आयु, तो हमारी शिक्षक की आयु आ गई है ना। तो क्या करा हमने कि जो 15 छात्र थे और एक शिक्षक था 15 और एक क्या हो गए 16 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो हमने गुणा कर दिया। फिर पूछा गया कि एक शिक्षक की आयु घटा दी जाए, तो अगर हम शिक्षक को हटा देंगे तो औसत छात्र कितने बचेंगे 15, और औसत छात्रों की औसत आयु में से आप 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 15 × 17 बराबर 255। अब इसमें से गया तो कितना 33 वर्ष आयु आ गई छात्रों की है ना। तो शिक्षक की औसत आयु क्या आ गई हमारी 33 वर्ष। अब देखिए कितना आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, तो मैं वही प्रश्न लेके आई हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ बहुत आसान प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। तो आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा इन किसी भी चैप्टर से, तो आपको एक प्रश्न गलत करके नहीं आना है ना। लाभ तथा हानि शब्द मूल। अब हमारा अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है ये हमारा लाभ और हानि से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर अब देखते हैं। लाभ तथा हानि, सबको पता होगा कि लाभ यानी कि जिस चीज में आपका प्रॉफिट हो रहा होगा लाभ, और कोई चीज में हानि हो रही है लॉस हो रहा होगा तो हमें हानि कहलाती। अतः लाभ तथा हानि शब्द मूल भारत व्यापार और व्यापारिक लेन देन से संबंधित शब्द होता है। लाभ तथा हानि अध्याय के अंतर्गत किसी वस्तु की क्रय विक्रय से संबंधित विभिन्न तथ्यों एवं पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अतः लाभ हानि से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द निम्नलिखित है। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में सभी को पता होगा, पर मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा हो तो विद्यार्थियों को भी पता चले कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है ना। पहले हम पढ़ते फिर आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। क्रय मूल्य की जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है या किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को जितनी राशि प्रदान की जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है ना। यानी कि क्रय मूल्य में यानी किसी चीज को खरीदना, तो जैसे आपने मोबाइल था तो मोबाइल को आपने खरीदा तो इसका क्रय मूल्य आ गया, यानी मोबाइल कितने का है ये, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा। और यही मोबाइल दुकानदार ने आपको बेचा होगा तो दुकानदार द्वारा बेचना उसकी सेलिंग प्राइस, वो कितने में आपको दे रहा है और आप कितने पैसे में उसे खरीद रहे हो तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा है ना। तो
तो जैसे कि मान लीजिए कि एक बाजार जाकर शोरूम में 7,000 देकर आप टेलीविजन खरीदते हैं, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या है? 7,000 रुपये। यानी कि आप किसी मोबाइल की दुकान पर गए और आपने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल की जो भी प्राइस है 25,000, 30,000, या जैसे आपने आईफोन खरीदा, OnePlus खरीदा, तो 45,000, 55,000 जो भी इसका प्राइस होगा वो उसका क्रय मूल्य, या आपने खरीदा है इतने पैसे दिए तो आप उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होगा, है ना। अब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है या किसी वस्तु के बेचने पर विक्रेता द्वारा क्रेता से जितनी राशि प्राप्त की जाती है उस राशि को वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। यानी कि ये जो मोबाइल है, जैसे मेरी मोबाइल की शॉप है, तो मैं आपको मोबाइल बेच रही हूँ, तो मैं जितने में भी इस मोबाइल को बेचूंगी 25,000, 30,000, 35,000 या 55,000, तो इस मोबाइल का क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। जैसे मान लीजिए कि रमेश शहर जाकर अपने लिए मोबाइल पसंद करता है ना, देखो उदाहरण में मोबाइल का ही दिया है, तथा दुकानदार ने 12,000 देकर मोबाइल लिया आता है, अतः दुकानदार के लिए मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 12,000 मोबाइल का विक्रय मूल्य होगा, है ना। जो भी विद्यार्थी सेट के हैं या नेट के हैं, आप किस राज्य से हो, वो सेट मध्य प्रदेश के, आप किस जिले के निवासी हो, तो सेट वाले आपको लिखना है कि आप सेट की तैयारी कर रहे हो, क्या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। और आप जो नेट वाले विद्यार्थी हो, किस राज्य से मेरी क्लास से देख रहे हैं, और जो मध्य प्रदेश के निवासी और किस जिले से मेरी क्लास ले रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मुझे पता चलेगा कि भारत के किन किन कोने से विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहे हैं। अब लाभ, जब किसी वस्तु को उसके क्रेता से अधिक में बेचा जाता है तो राशि का लाभ होता है। यानी कि लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि ये मोबाइल, वो जो दुकान, जैसे जहाँ पर ये मोबाइल बनता है, वहां से उस दुकानदार ने इस मोबाइल को 10,000 रुपये में खरीदा और आपको ये मोबाइल 12,000 में बेचा, तो उसे कितने का लाभ हुआ? उसे 2,000 का लाभ हुआ। यानी कि मोबाइल की जो विक्रेता ने मोबाइल का कितने में भेजा? आपको 12,000 में। विक्रेता का विक्रय मूल्य क्या है इस मोबाइल का? 12,000, और क्रय मूल्य है ना, तो प्रॉफिट कैसे होगा? यानी कि ये मोबाइल कितने का था? ये मोबाइल उन्होंने 12,000 में भेजा माइनस क्रय मूल्य, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 10,000 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो ये उसका लाभ होगा, है ना, विक्रय मूल्य। यानी कि अधिक ज्यादा में बेचा, है ना, तो ये उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना, कि आपने कितने में विक्रय किया उसने और आपने कितने में खरीदा, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो आपको लाभ निकालने का फॉर्मूला लगना है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे तो लाभ होगा, है ना। अब हानि क्या होती है? जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाए तो उसे हानि होती है। यानी कि जितने में क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए, यानी कि उसने जितने में खरीदा था उससे भी उसने कम में बेचा, तो वो क्या होगा? हानि। यानी कि क्रय मूल्य यानी कि इतने में आपने खरीदा था माइनस विक्रय मूल्य कितने में आपने बेचा, तो इसकी हानि हो गई। अब आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं लाभ प्रतिशत के, कि जब प्रति, तो हानि का फॉर्मूला है कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, है ना। सेलिंग प्राइस माइनस क्रॉस प्राइस बटे बराबर प्रॉफिट, और लॉस बराबर क्रॉस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? जब प्रति 100 के क्रय मूल्य पर जितना लाभ हो उसे प्रतिशत लाभ कहते हैं। तो लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा आपका हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। अतः प्रतिशत लाभ को निम्न सूत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो अब ये तो हमने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाला था, पर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बटे सीपी, है ना। क्रय मूल्य हमेशा आपका नीचे आएगा, है ना, और आपका लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। आप कितने में खरीदा उसे, उस पर आपका, यानी कि आपने क्रम में चीज खरीदी थी और आपने उसे अधिक पर बेची, तो क्या हो गया? आपको इतने का प्रॉफिट होगा। यानी कि दुकानदार ने मोबाइल खरीदा कितने में था? 10,000 में, और आपको बेचा इसमें 12,000 में, तो उसे 2,000 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ आप निकाल लोगे, फिर लाभ प्रतिशत निकालोगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, है ना। अब हानि प्रतिशत क्या होता है कि
जब प्रति 100 के क्रय मूल्य पर जितनी हानि होती है उसे प्रतिशत हानि कहा जाता है। यानी हानि का प्रतिशत को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस इंटू 100 बटे क्या होता है सीपी, यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यानी कि अब हानि कितनी होगी, आपने उसे खरीदा अधिक में और बेचा कम में, तो आपको हानि हो गई है ना। तो आपकी क्या करा आपने, खरीदा तो कम अधिक रुपए में था, जैसे आपने मोबाइल खरीदा 12,000 रुपए में पर आपने बेचा 10,000 रुपए में, तो आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया है ना। तो मैंने आपको सूत्र याद करने, हानि निकालने का और हानि प्रतिशत का सूत्र याद रखना है, इसी से आपके सवाल हो जाएंगे। अब हम सवाल करते हैं। आपका सवाल है ये, यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि यदि एक व्यक्ति एक घड़ी को 18,000 के बिक्री मूल्य पर 10% की हानि उठाता है और 10% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर विक्रय करनी होगी। यानी कि उसने जो घड़ी थी 10% के हानि में खरीदी थी, पर 10% का अगर उसे लाभ कमाना हो तो घड़ी का बिक्री क्या होगी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो खरीदे तो कम में लिया है ना, हानि में खरीद लिया उसने, पर अब उसे प्रॉफिट कमाना है 10% का, तो किस कीमत पर उसे बेचेगा। तो पहले आपको मैं बेसिक से सवाल करवाती हूँ, फिर हम इस सवाल को ट्रिक से भी करेंगे। तो आपको कितना है इसका, 18,000 की घड़ी है। अब घड़ी है तो हानि कितने की होगी, 10% की हानि, यानी कि 100 में से आप 10 माइनस करोगे, प्रतिशत हमेशा मैंने बताया था आपको 100 पे निकलेगा, तो 90% की हानि, 90 इंटू 100, तो यहां पर आपका सीपी निकल कर आ जाएगा, है ना। तो आपने इससे घटाया तो कितना आ गया, 2 बार गया, यानी कि क्रय मूल्य क्या आएगा इसका, क्रय मूल्य आएगा इसका, यानी कि उसने खरीदा ज्यादा में था, क्रय मूल्य देखो उसका 2,000 रुपए में, तो उसने खरीदी थी चीज और बेची किसने, उसने 18,000 रुपए में, तो उसको कितने का लॉस हुआ, 200 रुपए का लॉस हो गया, है ना। अब उसे इस पर 2,000 रुपए पर उसे कितने का 10% का लाभ कमाना है, तो अब आपको 100 में ही जोड़ना होगा 10, तो कितने हो जाएगा 110, तो इंटू 110 बटे 110 बटे 100 ना, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। आप देख लीजिए उसे 22,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। 200 रुपए का उसने फिर से लाभ कमा लिया। अब आपको मैंने बेसिक से करवाया, अब इसको ट्रिक से सवाल को कैसे करो एक लाइन में, है ना। यहाँ पर मैं यहाँ करवाती हूँ, है ना। तो क्रय मूल्य क्या है इसका, 1800 रुपए, है ना, विक्रय मूल्य इंटू हानि कितने की, 10 की, तो आपको 110 का लाभ कमाना है, इंटू 100 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 गया, 1 शून्य से 1 शून्य गई, 2 9 दूनी 18, तो आपका 22,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 2200 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आ गया समझ में। तो आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, 2200 रुपये आपका विक्रय होगा। तो आपकी नेट की परीक्षा में पूछा गया था, तो मैंने आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करवाए, प्रॉफिट एंड लॉस समझा भी दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको फिर औसत वाला चैप्टर करवाया। औसत के मैंने एमपी सेट में जो प्रश्न पूछा गया था वो करवाया आपको, औसत मैंने समझाया। उसके बाद आपको मैंने टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल कराया, और जो एमपी सेट 2024 में पूछा गया था वो क्वेश्चन में आपके लेकर आई हूँ, है ना। फिर मैंने आपको सूत्र बताया कि अगर आप ये 3 सूत्र, आपको एक सूत्र भी याद रह जाता है तो बस एक ही सूत्र से पूरा टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है। और एक और सूत्र स्पीड निकालने का बताया, वो भी आपको याद करना है। फिर आपका मैंने एक और अनुपात वाला प्रश्न, जो आपके एमपी सेट 2022 में अनुपात वाला प्रश्न पूछा गया था, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया, फिर ट्रिक से समझाया। फिर आपके नेट में पूछा गया था अनुपात का प्रश्न, मैंने ये आपको करवाया, है ना। फिर मैंने आपको समझाया कि अनुपात क्या होता है, कि 2 राशियों की तुलना करना समान राशियों की, तो अनुपात समानुपात कहलाता है। तो आज हमारी एक और यूनिट कंप्लीट हो गई है, गणित, तर्क और अभिव्यक्ति की। तो हमने 3 यूनिट अब हमारी कंप्लीट कर ली है। कल मैं आपको जो एक और है युक्ति तर्क वाली, तर्क अभिव्यक्ति वाली यूनिट, जहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, भी रीजनिंग में ही आती है, तो यूनिट में आपको एक क्लास में करवा दूंगी, 1 से 2 क्लास में। ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गए हैं युक्ति तर्क वाले चैप्टर में, तो आप आसानी से प्रश्न कर लोगे ना। तो मैं आपको
आसान क्वेश्चन से थ्रू वो सवाल करवा दूंगी, है ना। तो अब आप देखिए हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो गए। जो विद्यार्थी बार बार पूछते थे मैडम सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, तो अभी हमारे पास 40 दिन का समय है, अभी तो 40 दिन से ज़्यादा ही है, फिर भी हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको टेंशन मत लो, मैं आपको एग्जाम से पहले 10 यूनिट पूरी करवा दूंगी थ्योरी से, और हमारी फिर उसके बाद हम रिवीजन PYQ से रिवीजन शुरू कर देंगे ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए ना। क्योंकि मैंने लक्ष्य लिया है कि मैं आपको नेट और सेट की तैयारी बिल्कुल फ्री में 10 यूनिट करवाऊंगी और ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप 35 से 40 क्वेश्चन सही करके अच्छे नंबरों से मेरी तरह नेट और सेट क्वालिफाई करो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो। तब आप मुझे आज बताएंगे आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप किस राज्य से हो आप मुझे बताएं। अगर आप मध्य प्रदेश से ही हो तो आप किस जिले से मेरी क्लास देख रहे हो आप बताएं। आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये भी आप मुझे बता सकते हो। और हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी बताएं कि आप हिंदी साहित्य से हो या नहीं हो। और जो विद्यार्थी ने पुरानी क्लासें नहीं ली वो जाकर ले, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से, और मेरा ये प्रयास किया है मैंने कि जो कठिनाइयाँ मुझे फेस करनी पड़ी वो आपको ना करना पड़े, है ना। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।